नमस्कार साथियों। और सारे बच्चे कैसे तैयारी चल रही है सभी की? आई होप आपकी तैयारी शानदार ही होगी। सीबीएसई के अंदर अपन ने सैंपल पेपर कर लिया था और अप्लाइड मैथ के अंदर हमने कुछ टॉपिक और भी किए थे। तो जो ज़्यादातर डिमांड आई थी बच्चों की वो आई थी, सर थोड़ा सा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के बारे में बताइए। तो बेटा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि ये एक तरह से मैथ से सभी के काम की है और ये जीवन में काफ़ी काम आएगी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, और इस टाइम पे तो ज़रूर आएगी। तो सभी के काम की चीज़ है ये, तो सारे बच्चे इसको ध्यान से देखना। आज का टॉपिक अपन लेते हैं जो अपने सीबीएसई क्लास 12th में भी है, अप्लाइड मैथ्स में भी है, और ये लाइफ टाइम भी काम आता है। ठीक है, सीयूईटी में भी काम आता है और काफ़ी, जैसे सीए कह दो आप, सीएमए कह दो, सभी में काम आता है। तो जैसे कि नाम क्या है बेटा, इसका नाम है परपेचुइटी एंड सिंकिंग फंड। तो पहली बात होती है कि परपेचुइटी क्या होता है। परपेचुइटी का मतलब होता है बेटा कुछ ऐसे हम एक तरह से पैसे जमा करा दें कि हमारे पास में फॉर एवर इनकम आती रहे, उसे अपन कहते हैं परपेचुइटी। जैसे इसको आप समझें कि मान लीजिए अगर जैसे कोई मकान है, ठीक है, मकान मान लीजिए उसका किराया आता है 10,000 रुपये, और वो जब तक मकान रहेगा उसका हर महीने 10,000 रुपये आते रहेंगे फॉर एवर, यानी कि जीने के साथ भी और जीने के बाद भी ऐसी इनकम जो हमेशा जनरेट होती रहती है उसे अपन कहते हैं परपेचुइटी। और एक है यहाँ पे सिंकिंग फंड, और इसके अंदर तीसरा टॉपिक अपन ऐड और करेंगे, वो होगा अमोर्टाइजेशन। तो 3 टॉपिक से मिलकर के हमारा ये चैप्टर बना है। तो सबसे पहले हम 2 क्लियर करेंगे, परपेचुइटी, और उसके बाद में हम क्लियर करेंगे सिंकिंग फंड। तो बेटा परपेचुइटी क्या होता है? परपेचुइटी अभी भी मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए इसको कहते हैं रेंटल इनकम भी कहते हैं। बेसिकली इसको लिखने का तरीका होता है आर से, इसको हम रेंटल इनकम भी कहते हैं। अब ध्यान देना, रेंटल इनकम, इसलिए इसको आर से लिखते हैं, कैपिटल आर से। स्मॉल आर से हम लिखते हैं इंटरेस्ट रेट, और कैपिटल आर से अपन क्या लिखते हैं? रेंटल, रेंट आना। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बैंक में 10 लाख रुपए जमा करा दिए, ठीक है, तो कितने रुपए जमा कराए? 10 लाख रुपए। अब वो क्या करेंगे, जैसे उसका अगर अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 10%, 1 साल की बात करते हैं, तो 1 लाख का 10% के हिसाब से 10,000 ब्याज हो गया ना, अपना इंटरेस्ट हो गया। अब वो 10,000 रुपए हर साल जनरेट होंगे। जब तक वो पैसे बैंक में जमा रहेंगे वो हमेशा ही 10,000 रुपीज हमेशा जनरेट हो रहे, मतलब होते रहेंगे, चाहे इंसान हो या ना हो, फॉर एवर इनकम। इसे अपन क्या कहते हैं? अपन रेंटल इनकम भी कहते हैं इसे अपन। ठीक है, इस जो अमाउंट मैंने जमा कराया उसे कहते हैं परपेचुइटी, कि भी मेरी इतनी परपेचुइटी है। ठीक, और इसको आप आजकल की भाषा में एक तरह से पैसिव इनकम जनरेट करने का भी ये तरीका है। तो इसके मैं डायरेक्ट बिना टाइम खराब किए आप इसके एक आधा क्वेश्चन लेता हूं, फिर इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान देना, देखिए जैसे कोई क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे देखो हमारे पास में क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज। आई होप क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पेमेंट ऑफ ₹1000 मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, यानी कि मेरे पास में 1000 रुपीज, ठीक है, ये जनरेट होने चाहिए और हर 6 महीने में जनरेट होने चाहिए। देखो नाम लिखा है कंटिन्यूइंग फॉर एवर, हमेशा के लिए जनरेट होते रहे। इफ मनी इज वर्थ, और हमारे पास में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है? 8% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास में 8%। अब यहां पे कंडीशन क्या दे रखी है? हाफ ईयरली है, 8%, ठीक है ना। एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली, काउंटिंग साल में 2 बार हो रही है। देखो काउंटिंग जितनी ज्यादा होगी, जैसे मान लीजिए साल में 2 बार हो रही है, साल में 4 बार हो रही है, जिसे अपन क्वार्टरली कहते हैं, साल में 12 बार हो रही है, तो ये जो एक तरह से कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, इससे हमारे पास में थोड़ी सी इनकम ज्यादा जनरेट होती है। अगर अपन इफेक्टिव रेट के हिसाब से निकालें तो 8 है, तो अब वो 8.25 के पास चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन दोबारा से मैं आपको समझाता हूं कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि मैं कितने पैसे जमा कराऊं कि मेरे पास में 1000 रुपए की सीक्वेंस जनरेट हो जाए। कितने रुपए की सीक्वेंस जनरेट हो जाए? 1000 रुपए की हर 6 महीने में। तो यहां पे मेरे पास में रेंटल इनकम कितनी है? आर कितनी है? 1000 रुपए, ठीक है साहब।
तो मैं कितने पैसे जमा कराऊं, परपेचुइटी कितनी जमा कराऊं, और यहां पे मेरे पास में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है 8%, और 8% होने की वजह से, हाफ ईयरली होने की वजह से आधा कर देंगे इसको, ठीक है, और फॉरएवर हमेशा जनरेट होती है, तो इसमें टाइम का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास में इसके अंदर एक ही फॉर्मूला होता है, P इक्वल्स टू R अपॉन I। अब ये I क्या होता है, ध्यान देना, I क्या होता है, I होता है हमारे पास में R अपॉन 100, तो हमारे पास में 4 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 0.04, ये हमारे पास में I हो गया। R है हमारे पास में 10,000, तो कितनी परपेचुइटी जमा कराएं, P बराबर हो जाएगा हमारे पास 1,000 रुपए, तो ये हो गया 0.04 कर दो। अभी पॉइंट के बाद में 2 है तो 2 जीरो और आ जाएंगे, पॉइंट हट गया, अब इसे काट दो तो 25 आ जाएगा। यानी कि मैं अगर 25,000 रुपए जमा कराऊं, ठीक है, अगर ये कंडीशन है, कोई बैंक है इस कंडीशन के ऊपर पैसे दे रहा है और मैं इस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन करता हूं, तो अगर मैं 25,000 रुपए जमा करा दूं तो हर 6 महीने में मेरे पास में कितनी इनकम आएगी, 1,000 रुपीज जनरेट हो जाएंगे। बताइए कोई डाउट इसके अंदर? आई होप ये समझ में आ गई होगी बात, काफी आसान सी चीज थी। तो परपेचुइटी होती है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी इज नीडेड टू इन्वेस्ट नाउ, फिर से क्या पूछ रहा है, हम कितने पैसे जमा कराएं सो एज टू गेट ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हमें हर महीने की शुरुआत में कितने रुपए मिल जाए 5,000 रुपए। द मनी इज वर्थ 6% पर एनम, और मनी है उसके ऊपर हमें 6% का ब्याज मिल रहा है, और कंपाउंडेड मंथली, देखो यहां पे काउंटिंग हो रही है हर महीने से, ठीक है। जैसे एक नाम होता है, आपने एक नाम सुना होगा CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसका मतलब SIP वगैरह जितनी भी होती है ये इसी बेसिस पे काम करती है, जो कि हर महीने हम जमा कराते हैं और कुछ टाइम बाद में वो पैसा बन जाता है, काफी ऊंचा पैसा बन जाता है वो। तो उसका रीजन यही है क्योंकि वो कंपाउंडिंगली मंथली होता है। जैसे इस महीने मैंने 10,000 रुपये जमा कराए तो उसका ब्याज होगा कुछ, वो मिल जाएगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1,000 रुपये उसका ब्याज हो गया, हालांकि 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है, तो 10,000 का मान लीजिए 500 रुपये ब्याज हुआ, तो वो 10,500 हो जाएंगे। फिर अगले महीने मुझे 10,000, फिर मैंने 10 और जमा करा दिए तो मुझे 20,500 का ब्याज मिलेगा अगले महीने। फिर मुझे वो 20,500 मैंने 10 और करा दिए तो फिर उसका जो ब्याज मिलेगा यानी कि 1,000 रुपये के आसपास, 1,100 के आसपास, तो 31,000 32,000 का ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट है वो काफी तेज बढ़ता है, इसलिए SIP वगैरह इतना तेज ग्रो करती हैं, ठीक है ना। तो व्हाट सम ऑफ मनी इज नीडेड टू इन्वेस्ट, कितने पैसे मैं जमा कराऊं सो एज टू गेट ₹5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में 5,000 रुपये जमा कराऊं, ठीक है। सो दैट 5,000 रुपये मुझे हर महीने चाहिए, ठीक, वर्थ है 6%। अब यहां पे रेंटल इनकम कितनी होगी 5,000 रुपये, क्योंकि मुझे हर महीने कितने चाहिए 5,000 रुपये एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने मुझे 5,000 रुपये चाहिए, ठीक। बिगिनिंग का कहा है, अब इसका बिगिनिंग और एंड का भी मैं बताता हूं। अगर कोई एन्युटी वगैरह चल रही है यानी कि हम कोई पैसा जमा करा रहे हैं और उसमें बिगिनिंग वर्ड आ जाए तो उसे अपन कहते हैं एन्युटी ड्यू, या उसके नाम लगा देंगे अपन ड्यू। और कोई पैसा हमें एंड में मिलता है उसे कहते हैं हम रेगुलर। अब ये ड्यू और रेगुलर के अंदर क्या अंतर होता है, ध्यान सुनना। देखो जैसे मान लीजिए, दोनों केस मैं बताता हूं, हम कोई मकान किराए पे लेते हैं। अब मकान किराए पे लेते हैं तो उसके 2 केसेस होते हैं, एक तो एडवांस के भी आज मकान किराया लिया, उसी टाइम पे उसका हमने किराया दे दिया, तो 1 महीने रहने से पहले हमने उसके पैसे जमा करा दिए। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं कोई बाइक लेके आता हूँ या कोई गाड़ी लेके आता हूँ, तो गाड़ी लेके आते हैं तो पहली किस्त क्या करती है, कंपनी ऑन द स्पॉट काट लेती है, ठीक है ना। अपन किस्तों पे मान लीजिए गाड़ी ला रहे हैं तो पहली किस्त क्या करेगी, कंपनी ऑन द स्पॉट काट लेगी, उसे अपन क्या कहते हैं, एन्युटी ड्यू कहते हैं, ठीक है, उस अमाउंट को ड्यू कहते हैं। और एक होता है रेगुलर। रेगुलर का मतलब अमूमन ये होता है कि हम एंड में ही कोई पैसा लेते हैं, तो जब कोई पैसा एंड में ले रहे हैं तो उसे कहते हैं रेगुलर। जैसे मान लीजिए मैंने रहना चालू कर दिया,
महीना खत्म हो गया, अब मैं किराया देता हूँ लास्ट की 30 तारीख को, वो हो गया मेरा एन्युटी रेगुलर। ठीक है, तो इस तरह से दो अमाउंट हो गए, ड्यू और रेगुलर। ध्यान रखना दोनों में, ड्यू का मतलब क्या रहेगा कि हम जो भी किस्त है, जो भी पैसा है, महीने की पहली तारीख को दे रहे हैं, इसके अंदर महीने की लास्ट तारीख को दे रहे हैं। ठीक है, इसमें अंतर इतना सा है, ड्यू के अंदर क्या करेंगे, एक किस्त ऐड कर देंगे, जितनी हमारी इंस्टॉलमेंट होगी उसमें एक इंस्टॉलमेंट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बस छोटी सी बात। अब काफी ध्यान देना हाँ भाई देखना, अब हमारे पास में रेंट कितना आना चाहिए, 5,000 रुपए, और फॉरएवर आना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 6%, और ये मंथली है, तो इसमें अपन किसका डिवाइड कर देंगे, 12 का, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, और अगर मैं इसे आई में कन्वर्ट करता हूं, आई में कन्वर्ट करने का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। देखो आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर होता है हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आई होता है हमारे पास में आर अपॉन 100, बस इतनी सी बात। तो 0.5 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो 0.005 आ जाएगा, ये हमारे पास में आई हो गया। अब हमें क्या निकालना था कि भाई हम कितना पैसा जमा कराएं, परपेचुइटी कितनी कराएं, तो परपेचुइटी कितना होता है, कितना पैसा जमा कराएं कि हमारे पास में हर महीने 5,000 रुपए जनरेट हो जाए, गेट द एंड ऑफ द 5,000 बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगनिंग का भी केस बताऊंगा। तो हमारे पास में रेंटल इनकम कितनी चाहिए, 5,000 रुपए, आई कितना हो जाएगा, 0.005। तो अब ये पॉइंट के आगे 3 नंबर है, तो 5, 1, 2, 3 और फिर 3 जीरो और आ जाएगी, तो कितना हो गया, 5 लाख रुपए, और इसको काट दो तो एक, ये हो गए 10 लाख रुपए। ये कितने हो गए हमारे पास में, 10 लाख रुपए हो गए। यानी कि अगर मैं 10 लाख रुपए जमा करा दूं बैंक में इस रेट के हिसाब से जो चल भी रही है, तो अगर मैं 10 लाख रुपए जमा करा दूं तो हर महीने मेरे पास कितने पैसे जनरेट होंगे, 5,000 रुपए। अब ये क्या कह रहा है कि भाई मेरे को तो स्टार्टिंग में चाहिए 5,000 रुपए, महीने की शुरुआत में आपने पैसे जमा ही नहीं कराए, फिर पैसे कहां से मिलेंगे, वो पैसे तो खुद से भरने पड़ेंगे ना, कि भाई मेरे 5,000 रुपए मेरे को तो पहले दिन ही चाहिए। तो अगला क्या करेगा, ठीक है साहब आपको पहले दिन चाहिए, 5,000 और जोड़ दो, क्योंकि ये पैसा तो आपने जमा कराते चाहिए ना आपको। तो ये हो जाएगा 10,05,000 रुपए, ये आ जाएगा 10,05,000 रुपए। इतने रुपए आप जमा करा दो, तो महीने के हर महीने की शुरुआत में आपको कितने रुपए मिलने लग जाएंगे, 10,05,000 रुपए मिलने लग जाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, सारे लोग देख रहे हैं इसको, ठीक है ना, स्टूडेंट्स नहीं सभी देखें इसको कि क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है, किस तरीके से, मैं आपको समझाऊंगा भी बैंक कैसे काम करता है। तो अभी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर अपन ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बताइए यहां तक समझ में आ गई कि परपेचुइटी क्या होती है। अभी सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे देखो ए फर्म एंटिसिपेट एन एक्सपेंडिचर। अब देखो यहां पे थोड़ी सी बात, ठीक, ये तो हो गई हमारे पास परपेचुइटी, तो कर सकते हैं सारे। अब यहां पे क्वेश्चन लेते हैं, ए फर्म हैज एन एंटिसिपेट एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹5 lakh फॉर ए प्लांट मॉडर्नाइजेशन एट द एंड ऑफ 10 ईयर। फ्रॉम नाउ हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है, इनटू ए सिंकिंग फंड। आ गया ना, सिंकिंग फंड अर्निंग इंटरेस्ट 5% पर एनम, ये सवाल है। अब ये क्वेश्चन किसका ले लिया अपन ने, सिंकिंग फंड का। अब भाइयों बहनों सिंकिंग फंड क्या होता है, सिंकिंग फंड होता है हमारे पास में एक ऐसा फंड होता है, जैसे मान लीजिए अब एक कोई प्लांट है, प्लांट को छोड़िए मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं जो आई होप आपके समझ में आना चाहिए। मान लीजिए अपन एक गाड़ी लाते हैं, ठीक है, कोई ट्रक लेके आते हैं, ट्रक आया 50 लाख रुपए का। कितने का है ट्रक, 50 लाख रुपए का। अब 50 लाख रुपए का ट्रक है, तो बेटा क्या करना है, अब ये ट्रक 10 साल के अंदर एकदम खत्म हो जाएगा, और मान लीजिए इसकी स्क्रैप वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए में, ये बेच दिया,
तो ट्रक कितने का हो गया? 1 लाख रुपए का हो गया कि नहीं हो गया? 10 साल बाद में ट्रक की वैल्यू क्या होगी? 1 लाख रुपए। अब ये तो है नहीं कि 10 साल बाद में हम अपना काम बंद कर देंगे, तो नया ट्रक चाहिएगा। अब नया ट्रक मान लो 70 लाख रुपए का आता है, क्योंकि 10 साल बाद में मान लीजिए कोई ट्रक है वो 70 लाख रुपए का आएगा, तो हमारे पास में ये एक बार थोड़ी देर के लिए 10 लाख ले लो, तो हमें क्या करना है? 40 लाख रुपए तो ये इकट्ठे करने और 30 और इकट्ठे करने, यानी कि 70 लाख रुपए हमें क्या करना है? आने वाले टाइम में बैलेंस में चाहिए, क्योंकि 30 लाख 40 लाख तो ये हो गए और ट्रक आता है 70 का, 30 और चाहिए। तो आज से हम एक ऐसा फंड बनाते हैं कि वो धीरे 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 इकट्ठा होता रहे, और जब वो ट्रक रिप्लेस होगा तो उसकी जगह नया ट्रक आ जाएगा और हमें घर से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इसी तरह से कोई मशीन है, मशीन मान लो 5 लाख रुपए की है। अब 5 लाख रुपए की मशीन है तो 5 साल बाद में मान लीजिए वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल उसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ है ही नहीं, और नई मशीन लानी है, और नई मशीन लाने के लिए अपने को कितना करना है? 10 लाख का। तो हमें उस मशीन से ही कमा करके क्या करना है? एक फंड बनाना होता है। हर कंपनी बनाती है एक, उसे कहते हैं अपन सिंकिंग फंड। उस सिंकिंग फंड में क्या होता है कि पैसा जमा होता रहता है, और जब वो चीज रिप्लेस होगी तो उसकी जगह नई चीज आ जाएगी। आ गई समझ में? जैसे मान लीजिए बहुत से पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए उन्हें पता है कि भाई आने वाले टाइम में इनको 20 लाख रुपए चाहिएंगे, कि भाई जब बच्चा आईआईटी में जाएगा तो उसको 20 लाख रुपए चाहिएंगे, तो वो ये तो है नहीं कि एक साथ 20 लाख रुपए जमा कराएंगे, वो कितनी एक तरह से अमाउंट जमा करते रहें कि वो एक फिक्स टाइम बाद में 20 लाख रुपए का हो जाए। इसे कहते हैं अपन सिंकिंग फंड। इस तरह का जो फंड बनाया जाता है अलग से, उसे कहते हैं सिंकिंग फंड। तो ये आना बहुत जरूरी है, काम की चीज है। सिंकिंग फंड के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिंकिंग फंड एक्चुअल में फ्यूचर वैल्यू ही होती है। सिंकिंग फंड एक्चुअल में कुछ नहीं होता, फ्यूचर वैल्यू ही होती है। फ्यूचर वैल्यू के मतलब आज जो पैसा मैं जमा करा रहा हूं, अब वो मैं पैसा कैसे जमा करा रहा हूं? किस्तों में जमा करा रहा हूं, ठीक है? तो किस्तों में जमा करा रहा हूं तो एन्युटी, एन्युटी को क्या कहते हैं अपन? हिंदी में इसे कहते हैं वार्षिकी। कि हर साल में कितना पैसा जमा कराऊं, ठीक है, उसे कहते हैं एन्युटी। एक साथ जमा करा दिया वो प्रिंसिपल होता है, लेकिन अगर अपन किस्तों में जमा कराते हैं, जैसे अपन आरडी जमा कराते हैं कि भाई हर महीने अपन इतने इतने पैसे डालेंगे तो वो 10 साल बाद में इतने हो जाएंगे, चाहे कोई भी इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस भी ऐसे ही काम करती है। वो कहते हैं कि आप हर साल या हर महीने 6 महीने में इतने पैसे जमा कराते रहो, 20 साल बाद में आपके इतने रुपए हम दे देंगे, तो वो हमारे पैसे हमें ही देती है, ठीक है? अब ध्यान देना, तो सिंकिंग फंड एक्चुअल में होता है क्या सर? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का तो फॉर्मूला आता है सर हमें, तो फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होगा एन्युटी, चाहे ए से लिख लो चाहे आर से लिख लो। रेंटल इनकम यानी कि जो हर साल आप जमा कराते हैं उसे भी हम आर से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 + i की पावर n - 1 अपॉन में i, ठीक? i अलग है, आर अलग है। अब क्या कहता है? फ्रॉम एन एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 लाख रुपए फॉर द प्लांट मॉडर्नाइजेशन एट द एंड ऑफ 10 ईयर, ठीक है, 10 साल का टाइम है। हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट, यानी कि हमें रेंटल इनकम पूछी, यानी कि हर साल कितने जमा कराएं, किस्त पूछी है, और मुझे चाहिए कितने? 5 लाख रुपए, ठीक है? कितने रुपए चाहिए? 5 लाख रुपए। ये लो साहब 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए मेरे को जमा कराने मतलब चाहिए आने वाले टाइम में। आर अगले ने मेरे से पूछ लिया 1 + i। अब i का मतलब यहां पे क्या है? पर एनम। अगर ये हाफ ईयरली होता तो इसको हाफ कर देते, क्वार्टरली होता तो 4 से भाग दे देते, मंथली होता तो 12 से भाग देते। अब यहाँ पे पर एनम की बात कर रहा है, ठीक है साहब? तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन i = क्या होता है? 5/100, तो ये कितना हो जाएगा? 0.05। पावर कर दो 10 - 1 अपॉन में 100। आई कितना अपने पास? 0.05। बताओ कोई दिक्कत? अब हमें आर निकालना है, तो जाहिर सी बात है ये तो इससे इनटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 कैंसिल हो गए ना, तो 3 0 बचे। अच्छा जी, अब ये जो है 1.05 की पावर 10 ये देगा, अगला जो भी क्वेश्चन होगा वो देगा, तो ये 1 इधर आकर के प्लस कर देंगे और इसका डिवाइड कर देंगे, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 5 लाख रुपए थे,
कितनी किस्त जमा कराएं, 1.05 की पावर 10 है, -1 है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत आ गया समझ में यहां तक? चलिए सिंकिंग फंड का एक और, ये दोनों समझ में आ गया ना, बस इतना ही है। सिंकिंग फंड क्या होता है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ए मशीन कॉस्ट ₹2 लाख हैज इफेक्टिव लाइफ ऑफ 7 years, ठीक है ना। कितने की इफेक्टिव लाइफ है इसकी? 7 साल की। और इसकी स्क्रैप वैल्यू भी है भाई 30,000 की। What amount should the company put into a sinking fund? वो कंपनी कितना सिंकिंग फंड करे कि 5% पर एनम so that it can replace the machine after useful life? Assume that a new machine will cost 3 लाख रुपए की। देखो मशीन कितने की थी? 2 लाख रुपए की। बात समझ में आ गई? 2 लाख रुपए की मशीन थी, 7 साल बाद में वो एक्सपायर हो जाएगी, और जब उसे बेचेंगे तो कितने की बिकेगी? 30,000 रुपए की, ठीक। तो यानी कि हमारे पास में स्क्रैप वैल्यू कितने की है? 30,000 रुपए की, यानी ये पैसा बचेगा। बात समझ में आ गई? मशीन कितने की आती है? 3 लाख रुपए की, यानी कि मेरे को 5 साल बाद में कितना टाइम दे रखा है? 7 साल बाद में 2,70,000 रुपए चाहिए। बताओ कोई दिक्कत? मुझे कितने रुपए चाहिए? 2,70,000 रुपए। 2,70,000 रुपीज आई नीड आफ्टर 7 years। तो 7 साल बाद में मुझे 2,70,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो अब मेरे पास में एक तरह से फ्यूचर वैल्यू कह दो, या सिंकिंग फंड में अमाउंट कितना चाहिए, वो कितना चाहिए? 2,70,000 रुपए, क्योंकि 30,000 रुपए तो उसको बेच के आ जाएंगे। अब मैं कितने पैसे जमा कराऊं? आर पूछा है, और यहां पे 1, अब कोई हाफ ईयरली है क्या? नहीं, पर एनम दे दिया ना, पर एनम यानी साल में काउंटिंग हो रही है। तो 1, और यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%, तो 1.05 सीधा कर देंगे, पावर 7 कर दो, -1 कर दो, अपॉन में 0.05 आई आता है। अब ये वापस इधर इंटू हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2,70,000 इंटू 0.05 अपॉन में 1.05 की पावर 7 -1, ये गिवन आती है वैल्यू, ठीक है ना। या तो इसे लॉगरिथम से निकालते हैं, कैलकुलेटर से निकालते हैं, तो दोनों ही केस में वैल्यू गिवन आती है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा कि भाई हमें इतने हर महीने या हर साल इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो बेटा 2 बातें हमने इसमें सीखी। पहली बात तो कौन सी थी? एक तो थी इसमें हमारे पास में, ठीक है, परपेचुइटी। ठीक है, परपेचुइटी क्या होता है? हर महीने या हर साल हमारे पास में कितने पैसे आएंगे, उसे कह कि भाई मैं कितने पैसे जमा करा दूं। जैसे होता है ना कि भाई आपके बुढ़ापे में ना ये पेंशन आती रहेगी, ठीक। तो होती है हमारी परपेचुइटी। और एक होता है सिंकिंग फंड। एक होता है बेटा इसमें सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड के अंदर अपन क्या करेंगे कि भाई कितना पैसा हम एक तरह से आज डिपॉजिट करना चालू करें किस्तों के रूप में, कि वो आने वाले टाइम में 5 लाख 4 लाख जितने भी रिक्वायरमेंट है उतना हो सके। तो आई होप बेटा दोनों ही चीजें आपके समझ में आई होगी, ठीक है, परपेचुइटी और सिंकिंग फंड। ये इनका बेसिक कंसेप्ट है, बस इतने से इसमें फॉर्मूले हैं, ठीक है। आई होप ये दोनों ही चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जिनको जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काम का, जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए भी फाइनेंशियल काम की है। तो सभी को फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जरूर देखनी चाहिए ये क्लासें, क्योंकि उनके जीवन में काम आएगी। क्योंकि ये कहने की बात है कि भाई हमारे इतना जमा कर दो, यूट्यूब पे सब बकवास आता है, ये सी है जा रहे, मैं आपको एक्चुअल कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कौन सी चीज कैसी होती है, और अपन बेसिक से पढ़ेंगे कि पैसे का आखिरकार बैंक एक तरह से इंटरेस्ट वो बनाता कैसे, ठीक है ना, कैसे म्यूचुअल फंड में ये जाएगा पैसा, सारे फॉर्मूले यहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें आपके क्लियर है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।